हम यूथ का क्या होगा। मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करूं, कांग्रेस को सपोर्ट करूं, एनसी को सपोर्ट करूं, मिलेगा हमें फिर से जीरो। ठीक है, पापा जी का ठुल्लू ही मिल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। एनसी को चूज करोगे या बीजेपी को चूज करोगे जम्मू कश्मीर के लिए, ये बताओ। वो तो एनसी होगी इस बार। बीजेपी 10 साल देख ली बीजेपी भी, अब एनसी को भी देना चाहिए मौका। तो उन्होंने सत्यानाश कर देना, एक तो स्टेट को तोड़ा, यूटी बनाया, यूटी का भी खज्जल खराबी है। आज यूथ की शादी नहीं हो रही है, कितने बुरे हालात हो गए हैं यूथ के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी देन है? हमारी सरकार की देन है। एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है, हम लोग मास्टर करके बैठे हुए, हम लोग एमफिल करके बैठे हुए, एमएड करके बैठे हुए, पीएचडी करके बैठे हुए, तो आज हम दिहाड़ी लगाने पे मजबूर हैं, आज हम पल्लेदारी करने पे मजबूर हैं। तो हमारे यूथ के लिए बीजेपी ने किया क्या? सर रिसेंटली एक डाटा निकल के सामने आया जिसमें दिखाया गया है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई कुंवारे लड़के बैठे हैं तो वो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। रियलिटी है सर। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है। वो है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि पॉपुलेशन बड़ी बढ़ रही है ना, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मेरे को लगता है उसी के तहत नौकरियां नहीं दे रही जिससे युवा की शादी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग हो गया। मैं अगर अपनी चाहूँ ना तो मेरे को एनसी कांग्रेस चाहिए, ना तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मैं इनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल अंगेज हूं। ये हमारे देश का कबाड़ा कर रही है। ठीक है, एनसी भी सही नहीं है, कांग्रेस भी सही नहीं है, लेकिन पीडीपी तो बिल्कुल ही सही नहीं है, वो प्रो पाकिस्तानी है। लेकिन कुछ हद तक तो प्री इलेक्शन कैंडिडेट का एटीट्यूड और पोस्ट इलेक्शन एटीट्यूड दो डिफरेंट होते हैं। जब तक ये दो अपने एटीट्यूड को सुधारेंगे ना, नहीं, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। जैसे ये इलेक्शन से पहले हैं, अगर सेम इलेक्शन के बाद भी रहे तो हमारी जनता खुद इनको वोट करेगी, इनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कम से कम महीने का एक चक्कर तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगा ही सकते हैं, बट नहीं लगाएंगे। ये दफ्तर में बैठेंगे अभी आईपी पर्सन बन के। तो अंशु सर, जैसे कि आपको पता है कि 1-2 दिन से एग्जिट पोल आ रहे हैं, लगभग सारे न्यूज चैनल्स यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा जो है पूरी तरह से साफ होने जा रहा है हरियाणा में। वहां पे कांग्रेस जो है वो इस बार सत्ता में आने वाली, अपनी सरकार बनाने वाली है। लगभग 60 से 70 सीटें जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है वहां पे। बड़ी बात करूं तो जैसे जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना उनका एक मुद्दा था, चलो बनाई उन्होंने स्मार्ट सिटी, ऊपर से टोल कितने लगाए, लोग उसको भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन पॉवर्टी को लोगों ने बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही लोग बर्दाश्त करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को। तो भाजपा कहां पे सो रही है? बेशक उनकी डायरेक्टली गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं थी, कि इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे रूल कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाने में सफल नहीं रहेगी। नियर अबाउट 20 लेस देन सीट्स ही उसको मिलेंगी, 20 से ऊपर नहीं जाएगी। और वो भी जो सीट्स है हम जम्मू वाले ही उनको देंगे, लेकिन फिर भी हम जम्मू वालों के लिए बेड़ा गर्क करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये हमें पता है। क्योंकि 2014 में हमने फुल मेजॉरिटी में वोट करा था और हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी सीट्स थी सारी भारतीय जनता पार्टी को दी थी। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में क्या डेवलपमेंट हुई? क्या ग्राउंड लेवल पे दिखी आपको? नहीं दिखी। ठीक है, हाँ मैं बात करता हूं कि मेन लेवल पे हुई है, लेकिन रूरल एरियाज का तो सत्यानाश कर दिया उन्होंने, पहाड़ी एरियाज का सत्यानाश कर दिया, जहां पे लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है, बिजली जगाने तक नहीं है। तो कहां पे हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी को एक साथ लेके चलती है? तो वो तो यूथ का तो कबाड़ा कराया उसने, अब आने वाले टाइम पे और ज्यादा कबाड़ा करेगी वो। अभी हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं मक्खन सर जी से, उस पार्टी का जरा नाम बताइए जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स कल आपको लग रहा है कि आने वाली है, थोड़ा सा बताइए। देखो सर, कल तो ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। बाकी रही बात सीट्स की, तो जम्मू से तो ज्यादातर जो होंगी वो बीजेपी को ही जाएंगी। हाँ, बीजेपी को ही जाएंगी। पर जैसे श्रीनगर है, वहां पे ये सीट्स जो हैं वो एनसी और कांग्रेस को ही जाएंगे। वहां से बीजेपी बिल्कुल साफ ही है, सफाया ही है। एक आधी सीट मिल जाएगी तो वो होता है। इनको सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनाने के लिए इनको सीटें चाहिए। वो किसी ना किसी के वो किसी के साथ भी कोलाइजेशन करना पड़ेगा इनको। तो दूसरी चीज, अब 29 से ये किसको लेके अपने साथ चलेंगे कि इनकी 45 प्लस हो जाए, तो वो इनको देखना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ है इनका एग्जिट पोल। सर मैं आपके अकॉर्डिंग अभी जानना चाहूंगा कि जो कांग्रेस और एनसी का जो कोलिजन बना इस टाइम, तो इन दोनों की कितनी कुल मिला के सीट्स बनने वाली हैं? आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसके ऊपर? देखो, अब हर एक चैनल पे देखोगे तो वहां पे अलग अलग एग्जिट पोल है। कोई बोलता है 50
प्लस तो इनकी दोनों की हो जाएगी। जैसे जम्मू को बोला जाता है स्मार्ट सिटी, बस बीजेपी वालों ने यहाँ से सीटें पूरी की पूरी ले जानी है। ये नहीं है कि नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट को जाएंगी। और बाद में, हाँ बाद में अब देखो जो भी सेंटर की स्कीमें है वो ये तो नहीं है कि सिर्फ जम्मू वालों को मिलेगी बीजेपी की सीटें। अगर बीजेपी इधर से सीटें लेती है तो फिर उधर क्यों नहीं लेती? ये तो बात है। जम्मू में हाँ दे रही है तो फिर कश्मीर में क्यों देते हो? क्योंकि सीटें तो यहाँ से लेती है, तो उसके लिए तो सभी को इक्वलाइज करना पड़ता है ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एनसी और कांग्रेस मिलके ज्यादा से ज्यादा 40 सीटें से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि कश्मीर में एनसी ने बुरा हाल किया है। टेररिस्ट अटैक इतने ज्यादा करवाए हैं, प्रो डेमोक्रेटिक प्रो पाकिस्तानी है वो दोनों, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। पीडीपी भी प्रो पाकिस्तानी है, अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं। तो कश्मीर के लोग भी जान चुके हैं एनसी भी उनके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए कोई भी पार्टी सही नहीं है। हम बात करें ना तो एनसी, ना तो कांग्रेस, ना तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यूथ के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। ठीक है, मैं एक बात करता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन प्रॉपर से उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? ग्राउंड लेवल पे तो जीरो है वो, है ना। अपने आधार पे चलते हैं, पता नहीं कौन इनको ये लॉज वगैरह बनाते हैं, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। अगर कोई एजुकेशनल लॉ बना रहे तो उसके लिए कम से कम उसके पास बीएड, एमएड, पीएचडी होनी चाहिए, तभी उसकी रिकॉर्डिंग वो बना सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये एमएड, पीएचडी होल्डर्स होंगे या कौन होंगे, ऐसी बात है। तो अभी हम भजन सर से भी जान लेते हैं। भजन सर, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कल किसकी सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में? अपना बताइए आप। तो मुझे लगता है सर कांग्रेस और एनसी 100% है। कितना मतलब सर, कितनी सीट्स आपको नजर आ रही है, कितनी सीट्स ये ले सकते हैं दोनों कुल मिला के? सर 40 to 45 के बीच। तो बीजेपी की कितनी सीट्स नजर आ रही है आपको? सर मुझे लगता है 10, ज्यादा से ज्यादा 10, क्योंकि सर इन्होंने पूरी तरह से हमें वो बर्बाद कर दिया है। और जो इन्होंने डेवलपमेंट की है सिर्फ वो इनके एक डॉक्यूमेंट के ऊपर हुई है, देखने में कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया सर इन्होंने। जैसे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि हरियाणा में तो मतलब कि पूरी तरह से सफाया हो गया बीजेपी का, मतलब वहां के लोगों ने सबसे ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंस दिया कांग्रेस सरकार को। तो क्या आप मुझे कांग्रेस की कुछ 4 से 5 बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो गिना सकते हो? देखिए कुलदीप जी, कहने को तो कांग्रेस ने भी बहुत बुरा किया है हमारे हिंदुस्तान के साथ, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन मौका देना चाहिए एक बार फिर से। ठीक है, जैसे किसान आंदोलन कर रहे थे, एक किसानों के लिए लॉ लेके आए थे जिसमें एमएसपी का बहुत ज्यादा रोल था। ठीक है, क्योंकि एमएसपी हटाने की बात की जा रही थी, तो किसान जो थे उसके एंटी थे कि वो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो रियलिटी है सर, बिलावर से उठ के कोई बंदा अगर दिल्ली में बेचने जाता है सामान, तो क्या श्योरिटी है वो उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकेगा वहां पे? गवर्नमेंट उनको श्योरिटी नहीं दे रही थी, तो जब नहीं दे रही थी उनको भी वो चीज रियलाइज हुई कि इसमें ऐसा दिख रहा है, तो जिस कारण से उन्होंने तो साफ ही पत्ता कर दिया बीजेपी का। क्योंकि किसान आंदोलन में देखा होगा बहुत सारे किसान थे जो हरियाणा से थे, पंजाब से थे, ठीक है, बहुत सारा किसानों ने आंदोलन करा था, वो बहुत मास प्रोटेस्ट चला था उस टाइम पे। ठीक है, और कांग्रेस की बात करूं तो इन्होंने भी बहुत अच्छे काम नहीं किए, क्योंकि टेररिस्ट अटैक वगैरह इनके टाइम पे भी हुए हैं, है ना। अगर एक चीज की बात करूं तो बीजेपी ने टेररिस्ट की एक्टिविटीज को कुछ हद तक कम किया हुआ, ये रियलिटी है। ठीक है, लेकिन टेररिस्ट की एक्टिविटी को कम करना और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। क्योंकि अगर यूथ पढ़ रहा है तो उसको रोजगार देना भी फर्ज बनता है ना गवर्नमेंट का, या तो उसको सीधा ही बता दो कि भाई आपको रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे जम्मू के अंदर बताओ कौन सा प्राइवेट सेक्टर इनकरेज है कोई प्राइवेट सेक्टर? हमारी बिलावर तहसील के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो हम कहां से बात करें? मैं वही बात कर रहा हूं कि डबल मास्टर, आप भी मास्टर किया हुआ है, एमएड की हुई है, बीएड की हुई है, अच्छे खासे क्वालिफाई हैं हम, और आज हम दिहाड़ी लगाने पे मजबूर है। तो ये कारोबार किसकी है? और दिहाड़ी भी ज्यादा से ज्यादा हमें कितनी मिलेगी? अब मैं बात करूं कि मैं पकोड़े बेचना स्टार्ट कर दूं, हमारे मोदी जी का इंटरव्यू था कि यूथ पकोड़े बेच सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी ना हम पढ़े थे, हम अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, तो हमारा जो सैलरी रहता है तो लेस देन 10,000 ही रहता है, और 10,000 में हम क्या करेंगे? किराया देख लो, आज 10,000 से कम ही रहता है, मीन्स की 6-7 हजार मिलता है। ठीक है, और एक चीज बात करो कि अगर हमें घर से रोज आना है तो 20 रुपए हमारा किराया एक साइड से, डबल साइड से वो 40 रुपीज, कुछ खाना भी है। ठीक है, मीन्स की 100 रुपया तो हमारा ऐसे खर्च हो जाता है दिन का, तो महीने के लगा लो 3-4 हजार रुपया तो ऐसे खत्म हो गया। उसके बाद कपड़े भी धोने हैं, यूनिफॉर्म भी सिलानी है, हर एक चीज हमें चाहिए, तो हमारे लिए तो सैलरी जीरो है। वो तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब तक करेंगे?
आज में बैठे कि सरकार कभी ना कभी नौकरियां निकालेगी, हम उसमें फॉर्म भरेंगे, जो पैसा हमने कमाया होगा वो ले जाएंगे, उसके बाद स्टे पे स्टे। 2021 में सर फॉर वाइल्ड लाइफ गार्ड के फॉर्म लगे थे, आज तक उसकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। 2021 के फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं, 2016 के पेंडिंग पड़े हुए, 2012 के बाद जम्मू के अंदर टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो आप एमएड बीएड क्यों बच्चों को करवा रहे हो जब वो रिक्रूटमेंट ही नहीं करनी है? ठीक है, तो स्कूल सारे खाली पड़े हैं टीचर्स के। अदर पोस्ट मैंने बात करी ना, 65% पोस्ट रिमेन वेकेंट, जिसमें से 25 लाख की बात करूं तो 25 लाख युवा ऐसा है जो नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। जेएंडके के अंदर फार्मर्स का है, हरियाणा के अंदर की बात करो तो भाई फार्मर एक साल के अंदर आपने कभी डेटा देखा है कि एक साल के अंदर कितने फार्मर सुसाइड कर रहे हैं? मैंने वो डेटा सर्च किया था तो एक साल के अंदर मोर देन 1 लाख फार्मर्स आर सुसाइड। किसकी वजह से? क्योंकि भाई जब वो बीज लेने जाता है तो उसके प्राइस इतने ज्यादा है, लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन होगी, उस सीड को वो जो बेचेगा, अनाज को जब वो बेचेगा, उसके प्राइस है भाई 20 रुपए किलो कनक, कोई तो 17 रुपए ले रहा है, देने पे मजबूर कर रहे हैं, रखे कहां पे? वो सड़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कम पड़ रही है उसको, मजबूरी में वो काम कर रहा है। तो जब उसके ऊपर ज्यादा डेप्ट हो जाता है वो करेगा क्या? उधार दे नहीं पाता, मजबूरी में मरना पड़ता है, उसको सुसाइड करना पड़ता है, उसकी फैमिली क्या करेगी, है ना? तो मैंने आंकड़ा बताया 1 लाख मोर पीपल्स सुसाइड इन इंडिया। ये एक एनसीआरबी का डेटा है, रिलीज किया है 2022 का। और मेरे को बड़ी शर्म की बात आ रही है कि कुछ स्टेट्स ऐसी है जिन्होंने डेटा रिलीज नहीं करा। नो डेटा नो टेंशन, सही बात है, ठीक है ना? अब मैं जीडीपी की बात करता हूं सर, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन बेस ईयर कौन सा है? 2011-12, और उस बेस ईयर में तो 2011-12 में जो प्राइस थे आज कंपेयर करो। नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं उसके आधार पे ये बात करें तो पता चलेगा रियल जीडीपी के आधार पे क्या करना है, वो बेस ईयर हमें लास्ट वाला लेना पड़ता है। तो प्राइस के कंटेक्स्ट में हमारी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो नेशनल इनकम काउंट करने का मेथड है वो जनता तक नहीं पहुंचाया जाता। ठीक है, उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो बताइए कितनी है? बड़े आय की जीडीपी ग्रो कर रही, अच्छी अचीवमेंट है कि हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे। ठीक है, मींस की नियर अबाउट $3 ट्रिलियन इकोनॉमी थी 2014 में, जब मनमोहन सिंह ने सरकार सौंपी थी भारतीय जनता पार्टी को। और आज हमारी इकोनॉमी 10 साल में 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। सिर्फ कितना ग्रोथ हुआ? 0.75 ट्रिलियन डॉलर का। और आज प्राइस देख लो, मींस की आज कीमतें देख लो कितनी ज्यादा है, बेस ईयर पुराना लेते हैं, जिस कारण से एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं बताते। नो डेटा नो टेंशन। जब मोदी ने सरकार बनाई उस टाइम पे हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा था 7% से, और आज देख लो लेस देन 8% है। मींस की मनमोहन सिंह को बोलते हैं कि ये बंदा ऐसा था, भाई वो बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा के आया है बंदा, वो इकोनॉमिक्स है, वो उसको पता है पॉलिसीज, लेकिन सरकार गलत चूज की, मींस की पार्टी गलत चूज की थी, जिसके मुताबिक वो प्रॉपर से काम नहीं कर पाया। ठीक है, मींस की जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है वो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तो इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी पता नहीं कौन बनाता है। ठीक है, और अगर पॉलिटिक्स में जैसे आपने सुना होगा कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, उसमें क्रिमिनल लोग ज्यादा होते हैं। भाई जब तक हम पॉलिटिक्स से दूर भागेंगे, अच्छे लोग उससे दूर भागेंगे, तो बुरे लोग तो उसमें आएंगे। तो हमें अच्छे लोगों को असेंबली में भेजना है, बुरे लोगों को नहीं। हमें पैसे के आधार पे वोट नहीं देने हैं। जिन्होंने गलतियां कर दी है वो आगे जाके ये चीज सोच ले। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखे, पॉवर्टी को देखे, इन्फ्लेशन को देखे, जीडीपी को देखे। जीडीपी को अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल प्राइसेस पे कैलकुलेट करो, कॉस्ट मींस की करंट प्राइस पे। आप बेस ईयर को चेंज करो। आज भी हम 2024 में बेस ईयर ले रहे हैं, आज से 12 साल पुराना। तो 12 साल की पेट्रोल के प्राइस 60 रुपए थे, आज कितने हैं? 100 रुपया है। तो प्राइस में कितना ज्यादा चेंज आया, तो वो जीडीपी तो हमें रिकॉर्डिंग दैट उस प्राइस पे महंगाई दिखाएगा, मींस कि हम इंप्रूवमेंट करें, बट एक्चुअल में हमारी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ये चीज मैं बता रहा हूं अपने। भजन सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस मतलब हमारे देश के लिए बेस्ट रहेगी या बीजेपी बेस्ट रहेगी? दो में से एक चूज करनी है आपने, एक पार्टी। सर अभी आपने ऑप्शन तो थोड़ा टफ दिया है, एक पार्टी चूज करनी है, तो मैं तो अभी कांग्रेस को चूज करूंगा, क्योंकि मैंने अभी पीछे बीजेपी का हाल देख लिया, उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हाँ, तो मैं तो कांग्रेस करूंगा। ऊपर भी बीजेपी के जो किए हुए कारनामे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत रोशनी डाल देते हैं। किए भी है उन्होंने, ये नहीं है कि किए नहीं है। हमारे साथ गलत हो रहा है, ये बात अलग है ना। बाकी देखो जम्मू में फ्लाईओवर बन रहा है, भाई जम्मू में बन रहा है, इधर बिलावर में नहीं बन रहा है, बिलावर में नहीं बन रहा है। डेवलपमेंट जब आप किसी चीज का नाम लेते हो ना, तो
ऑल अराउंड डेवलपमेंट चाहिए वहां की। ये नहीं है कि सिर्फ हाँ जी होगी डेवलपमेंट जम्मू में, उधर जितने मिनिस्टरों ने आना है उधर बस चमका चमकू के रख दिया, हाँ भाई आपने देख लिया। हाँ। आपको अगर इंडिया के लिए एक बेस्ट प्रधानमंत्री चुनना हो, आपके सामने ऑप्शन दो हैं, एक तो नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं राहुल गांधी जी। दो में से किसको आप सेलेक्ट? ठीक है, इनके दो टाइप के एटीट्यूड रहते हैं सर, प्री इलेक्शन एटीट्यूड, पोस्ट इलेक्शन एटीट्यूड। और प्री इलेक्शन एटीट्यूड पैरों में पड़ जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर सपोज करो हमने बोल दिया कि सर हमारे घर में नलका नहीं आ रहा, उसी टाइम फोन लेंगे, पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, उसी टाइम हाँ भाई इधर पानी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद अगर आप इलेक्शन जीतने के बाद उस कैंडिडेट के पास एक तो पहुंच नहीं सकते, इन दैट केस आप पहुंच गए तो बोलेगा कौन हो आप, पहचानेगा नहीं। लेकिन अभी प्रोमिस कितने ज्यादा करते हैं वो। तो इनके दो टाइप के एटीट्यूड हैं, इन दोनों एटीट्यूड को जनता को वॉच करना चाहिए। और काफी लंबे समय से हमें उल्लू बनाते आ रहे, आगे भी बना रहे, और हम जनता लोग बेवकूफ है जो इनके झांसे में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बार तो हम जनता इनके झांसे में नहीं आई है, जो पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं वो इनके झांसे में नहीं आए, ये रियलिटी है। जो भी कैंडिडेट मिला जैसे मर्जी, वोट इस बार पक्का ही है। पक्का है। हाँ वोट पक्का है भाई। वोट तो हमारा कहाँ जाएगा, हमारा हक है वोट देने का, ठीक है। वो तो एक मतदान है, हमने खुद करना है, और किसको करना है ये हम अब इतना राइट किया हुआ है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है। जो चीजें होती है ना इलेक्शन के टाइम, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज पे भी प्रेस रखना चाहिए, जैसे वाइन शॉप वगैरह एक महीना पहले बंद करवा दे। मतलब इससे क्या होता है, जो पढ़ा लिखा भी डूब गए ना, वो भी इन चीजों में, क्योंकि इन चीजों के झांसे में आ जाता है। वो पहले ही एक तो फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि सिर्फ आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो भी जम्मू में, और हमारा कंपटीशन जम्मू वालों से दिल्ली, अब तो दिल्ली वालों से हो गया है। और फैसिलिटी देखो हमारी नहीं चलता, फोन तक नहीं चलते हमारे। तो जो अनमैरिज का मैं मेन कारण मानता हूँ वो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। क्योंकि तो युवा जो है वो इंतजार में बैठा है कि ये मुझे जॉब लगेगी, उसके इंतजार में बड़े सारे ऐसे युवा हमारे जम्मू कश्मीर में जो कि 40+ भी जा रहे हैं। बेचारों को अब शादी करके फायदा भी क्या है, तो इससे करना चाहिए ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल। मुझे लगता है तो यहाँ पे जैसे एक यूथ जब पढ़ता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स टर्म में जब यूथ पढ़ रहे हैं ना, तो उसको भी हम यही बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और उस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसके जो पेरेंट्स हैं, एक बच्चे की मैं अगर नॉर्मल बात करूं, उसके बर्थ से लेके ग्रेजुएशन टाइम पीरियड तक नियर अबाउट 30 से 50 लाख खर्चा आता है उसके ऊपर, ठीक है। उसकी पढ़ाई के ऊपर, उसके रहने के ऊपर, उसके खाने के ऊपर, ठीक है। उसके पेरेंट्स इतना ज्यादा अर्न करते, उसको पढ़ाते हैं कि इन फ्यूचर ये जॉब करेगा और हमें सिक्योर करेगा, बट वो 30-40 लाख टोटल वेस्ट होता है। और आने वाले टाइम पे वो सीधा उसको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के अलावा वो काम करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, जॉब तो है नहीं। और एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि चाइल्ड लेबर को बैन करना है, ठीक है, टोटली बैन होनी चाहिए। क्या आपको चाइल्ड लेबर कभी भी बैन दिखी? बच्चे छोटे बच्चे काम करें, क्यों? क्योंकि अगर कोई फादर है वो अपनी फैमिली का पेट नहीं भर पा रहा, इतनी उसकी दिहाड़ी नहीं है। आपको अगर इंडिया के लिए एक बेस्ट प्रधानमंत्री चुनना हो, आपके सामने ऑप्शन दो हैं, एक तो नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं राहुल गांधी जी। दो में से किसको आप सेलेक्ट? ठीक है, आपने सी ऑप्शन तो दिया नहीं, नन ऑफ द अबव है मेरा ऑप्शन इसमें। सर एक चीज मेरे को उसमें दिखती है राहुल गांधी में, ठीक है, कितनी बार हारा बंदा वो, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, ठीक है। तो उससे हमें थोड़ा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। स्ट्रगल कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, हार अपने आप को कभी भी मनानी नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, सक्सेस मिलेगी सक्सेस। बीजेपी और कांग्रेस कौन सी बेस्ट रहेगी देश के लिए? देश के लिए अगर मैं बात करूं ना, अपने इंडिया के लिए, तो बीजेपी बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे हमारे देश का नाम पहुंचा है, तो उसका एक कारण है भारतीय जनता पार्टी। पीएम के लिए, पीएम की पोस्ट है, उसके लिए दो कैंडिडेट हैं, एक है नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हैं केजरीवाल जी। इनमें से आपने डिसाइड करना। देखो, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस के बात करूं तो केजरीवाल इज द बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है, लेकिन उस बंदे की भी बेस्ट करो। मैं अगर उस कंटेक्स्ट में देखूं ना, तो मोदी जी को तो हमने टाइम दिया हुआ है 3 टेन्योर, और 4th टेन्योर में केजरीवाल बेस्ट डिसीजन रहना चाहिए, ठीक है। बट केजरीवाल भी पीएम की पोस्ट के लिए सही नहीं, यहां तक मैं बात करूं, ठीक है। मेरे को तो हमारे इंडिया में जितने भी लीडर्स है ना, इनमें से मेरे को कोई भी अच्छा लीडर नहीं दिखता, लेकिन कुछ क्वालिटीज की अगर मैं बात करूं तो मनमोहन सिंह में बेटर क्वालिटी है,
उनके जैसा लीडर होना चाहिए, लेकिन उनकी भी कुछ कमियां हैं। तो कल आप कौन सी सरकार मतलब देखना पसंद करोगे, किसकी सरकार बनते हुए पसंद करोगे, एनसी कांग्रेस या फिर बीजेपी? नहीं, एक और ऑप्शन देना आपने इसमें। नहीं सर, सर चलो मैं दे देता हूँ आपको, चलो ठीक है मान लिया। एक तो आगे बीजेपी, एक तरफ आगे एनसी और कांग्रेस, और तीसरी तरफ आगे इंडिपेंडेंट। तो सर देखिए, इंडिपेंडेंट का तो रोल रहेगा, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकते, यहां तक मेरे को लगता है। ठीक है, तो अभी एनसी कांग्रेस के मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि उन्हीं की सरकार आएगी। यहाँ पे मैं बात रखता हूँ कुछ हद तक, मेरे को यहां तक लगता है 50% चांसेस बीजेपी को देने चाहिए, और उसके साथ अदर पार्टीज का कोलिशन करना चाहिए। मींस की मेजोरिटी में कोई भी सरकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक बेटर आपको अपनी स्टेट की डेवलप करवानी है तो बीजेपी उसके लिए बेस्ट है, यहां तक मेरे को लगता है, लेकिन अकेले तो वो भी बेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके साथ कोलिशन होना चाहिए। मक्खन सर को मैं पूछना चाहूंगा अभी, सर बताइए एनसी कांग्रेस या फिर बीजेपी कल के लिए बेस्ट कौन रहेगी? एक बस ऑप्शन चूज करना। वो जैसे अंशु सर ने बता ही दिया इसके बारे में, तो दो पार्टीज तो बना नहीं सकती, पहली बात, वो तो कोलिशन होगा ही होगा। लेकिन अगर वो पार्टीज अगर बीजेपी को शामिल करते हैं तो हमारे अंदर से दिल जो करता है वो तो ये करता है कि बीजेपी किसी के साथ कोलिशन कर ले, पर कर तो ले, पर आगे डेवलपमेंट के बारे में भी सोचे। बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो बिलावर से दो लीडर हैं, इन दोनों में से आपको चूज करना है, आपको बेस्ट कौन लगता है? कांग्रेस की साइड से हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, और बीजेपी की साइड से हैं सतीश शर्मा जी। दोनों में से बेस्ट कौन लगता है? बस सर इसमें भी मेरा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन तो मैं बात करूं, ऑप्शन चूज करने हैं, लेकिन इन दोनों की क्वालिटीज कुछ हद तक खराब है। ठीक है, एक को चूज करना। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मनोहर लाल शर्मा जी बेस्ट। ठीक है, ठीक है, मनोहर लाल शर्मा जी बेस्ट। अगर आप बताओ सर, आप बताओ दोनों में से। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हैं। नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आप तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन मनोहर लाल और सतीश शर्मा में से एक को चूज करना है, किसको चूज करना? देखो ये तो अभी इनके बारे में हमें इतना वो नहीं है, पर फिर भी एक उसमें गए हुए थे हम जो फंक्शन में, तो उधर तो देखा था कि वो सतीश शर्मा जी, उनकी भी ठीक फैन फॉलोइंग थी। बाकी देखो क्या करते हैं। आप अपना बताओ यार, आप बताओ। हम अपना बनेगा ना, आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मनोहर लाल ठीक है आपके अकॉर्डिंग, या फिर सतीश शर्मा जी? देखो ये तो होगी नाम लेने वाली बात है, जिसको नाम बता लेगा। दो। मैं तो मनोहर लाल शर्मा को। ठीक है जी, आप बताओ सर, मनोहर लाल शर्मा जी या फिर सतीश शर्मा जी? सर मैं तो सतीश शर्मा, और मैं अपनी साइड बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो उस साइड तो बीजेपी का नाम ही नहीं चाहिए हमें, बस उधर तो इंडिपेंडेंट हमारे डॉक्टर रामेश्वर। आप बताइए सर, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके सामने मैं तीन ऑप्शन रखता हूँ, एक जीवनलाल जी, दूसरे आगे हमारी काजल जी है ना, और तीसरे नंबर पे आगे आपके डॉक्टर साहब। तीनों में से किसको चूज करोगे? देखो मेरे लिए तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है रमन जी को, डॉक्टर रमन जी को, उसके बाद काजल जी को, और तीसरे नंबर पे जीवन जी को। आप बताइए जी। देखिए सर, अगर तीनों में से मैं बात करूं तो डॉक्टर साहब जो डॉक्टर रामेश्वर जी हैं वो बेस्ट कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रेफरेंस। अब हम तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लेते हैं सर। जैसे कि बसोली बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है, तो बसोली से दो कैंडिडेट हैं, दर्शन जी और दूसरे हैं चौधरी लाल सिंह जी। उनके बीच में बहुत ही खतरनाक कांटे की टक्कर होने वाली है, तो इन दोनों में से आपने चूज करना है, विच वन इज बेस्ट फॉर यू? देखो इसमें से तो मेरे को तो थोड़ा डिसीजन अगर सोच के लूं तो लाल सिंह वहां पे 2 टेन्योर रह चुके हैं, 1 या 2 टेन्योर, इतना मेरे को ये याद नहीं है अभी, तो नए कैंडिडेट को मौका देना चाहिए, तो दर्शन जी बेस्ट कैंडिडेट है उसका। आप बताइए सर। देखो लाल सिंह जी की बात है तो वो पार्टी कभी आज उसके साथ कल उसके साथ, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कैंडिडेट सिलेक्ट करें। बाकी देखो क्या होता है, वैसे दर्शन जी भी अच्छे वो है। आपके लिए दर्शन बेस्ट है? हाँ, आप बताइए सर, आपके लिए कौन बेस्ट है? सर मैं तो दर्शन भाई को सपोर्ट करूंगा। क्या बात है, उधर से दर्शन जी बेस्ट। तो जो मुझे लग रहा है एनसी और कांग्रेस की जो सीट्स है मेरे अकॉर्डिंग वो 40 to 50 के बीच में रहने वाली है, 40 to 50 के बीच में उनकी रहने वाली है। और बीजेपी का जो लग रहा है मुझे
25 से लेके 35 के बीच में रहने वाले। अभी मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे सतीश शर्मा जी को, 55% देना चाहूंगा, 45% मनोहर लाल शर्मा जी को। उसके बाद मैं बनी कंस्टिट्यूएंसी की बात करता हूं तो वहां पे माना जा रहा है कि डॉक्टर साहब के साथ कम्पीट करने वाले हैं वहां पे जीवन लाल जी। मैक्सिमम एग्जिट पोल यही बता रहा है कि एग्जिट पोल बता रहे हैं एग्जिट कम्पीट करेंगे, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि वो वुमेन है और फीमेल वोट मेरे अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब वहां से अच्छे वोट लेके जीतने वाले हैं। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ तो तीसरी विनर है। उसके बाद इस हमारी बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो वहां से तो दर्शन जी ही जीतने वाले हैं, जो हमने पहले बताया था आपको। 55% चांसेस उनके वहां से हैं और 45% जो है वो चौधरी लाल सिंह जी। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो दोस्तों यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं। तो हमने अपनी प्रेडिक्शंस बता दी हैं, देखते कल रिजल्ट कैसा निकलता है, थोड़ा सा आप भी इंतजार करिए, हम भी करते हैं। कल आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आएंगे, जो हमने आज प्रेडिक्शंस की हैं कल उनके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पे हम वीडियो खत्म करने जा रहे हैं।